Hello students, welcome back to Prepon. As you all know, we are launching this Civil Services Prelims GS course on 3rd of August. उसमें हमारी जो फैकल्टी टीम है जिसके बारे में हम आपको बताते रहे हैं, उसमें एक फैकल्टी मिस्टर अपूर्व मेहरोत्रा आज हमारे साथ हैं। कल आपने इंडियन इकॉनमी के फैकल्टी से मुलाकात की, आज दूसरा फैकल्टी है मिस्टर अपूर्व, इनसे मुलाकात कीजिए। आप ज्योग्राफी के टीचर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है एंड वेल क्वालिफाइड हैं। इस कोर्स में ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो मिस्टर अपूर्व लेंगे। आज के इस वीडियो में आपको पूरा एक ओरिएंटेशन देंगे सब्जेक्ट के बारे में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, क्या बुक्स वगैरह होती हैं, आपको उसके बारे में बताया जाएगा। एंड वेरी सून वी शैल सी यू इन द कोर्स ऑन 3rd अगस्त 2023। सो ओवर टू मिस्टर अपूर्व नाउ। हेलो गाइस, तो हम लोग ज्योग्राफी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। मैंने अभी तक देखा है बच्चे जो हैं वो ज्योग्राफी को लेके थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं कि साइंटिफिक सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग पेपर को देखते हैं तो प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो गाइस आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि हमें बेसिकली ज्योग्राफी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें ये कंसिडर करना है कि किस तरीके से हम मिनिमम एफर्ट में एटलीस्ट 70% क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो दिस इज आवर टारगेट कि सबसे पहले तो हमें ज्योग्राफी के ऊपर बहुत ज़्यादा या मतलब एज अ होल बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और दूसरी बात कि कम से कम हम अपने प्रीलिम्स में 70% क्वेश्चंस को आंसर कर सके, ये हमारा टारगेट रहेगा। अब गाइस मैं 70% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग प्रीलिम्स के पेपर की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में 100% क्वेश्चंस को आंसर कर पाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं जो कट ऑफ रहती है वो 90 के आसपास रहती है आउट ऑफ 200 ऑफ जीएस पेपर 1। दैट मीन्स 45% और मैक्सिमम 50% इज द कट ऑफ दैट इज। तो अगर हम ज्योग्राफी में 70% भी टारगेट कर लेते हैं दैट इज गुड इनफ फॉर अस। तो अब आज गाइस हम लोग मेजरली 3 चीज़ों के बारे में और या 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट योर सिलेबस। आफ्टर योर सिलेबस वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिलेवेंट बुक्स, and then after the relevant books we will be talking about certain themes that are recurring in your paper। देखिए प्रीलिम्स का पेपर ना बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना स्पिल्ड ओवर है। वो आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर उठा के क्वेश्चन दे देते हैं आपको। और दूसरी बात वो आपको कभी भी कोई जिसे कहते हैं ना इंडिकेशन नहीं देते हैं कि वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे क्वेश्चंस की वेरिएबिलिटी है और क्वेश्चंस की वेरिएबिलिटी के साथ साथ यहाँ पे टॉपिक्स की भी वेरिएबिलिटी है कि पता नहीं कब कौन सा टॉपिक पूछ लिया जाए। लेकिन अगर हम पुराने पेपर्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो उनको एनालाइज करके हमें ये पता लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूपीएससी में बार बार रिअकर कर रहे हैं। तो अगर हम उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दें whichever are the recurring topics, तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि हम मिनिमम एफर्ट में किस तरीके से अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब गाइस जब हम सबसे पहले अपने सिलेबस की बात करते हैं तो सिंस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट प्रीलिम्स, इफ वी टॉक अबाउट द प्रीलिम्स सिलेबस, तो जो हमारा प्रीलिम्स सिलेबस है उसमें अगर हम इंडियन ज्योग्राफी को देखते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में गाइस सबसे पहले तो आपको बेसिक्स समझने हैं। बेसिक्स का मतलब आपको यह समझना है इंडिया की लोकेशन कैसी है, कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं जो इंडिया के चारों तरफ प्रेजेंट हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद एक बार हम लोगों ने बेसिक समझ लिए, बेसिक समझने के बाद हम लोगों को फिजिकल डिवीजन समझनी है। इंडिया में अलग अलग टाइप के फिजिकल फीचर्स हैं ज्योग्राफिकली। हमारे पास माउंटेन्स भी हैं, हमारे पास प्लेटोज भी हैं, हमारे पास प्लेन्स भी हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल डिविजन्स। आफ्टर द फिजिकल डिविजन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिवर्स। हमें इंडिया की रिवर्स के बारे में समझना है कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं और किस तरीके से वो हमें हेल्प करती हैं। इसके बाद हमें क्लाइमेट के बारे में समझना है
क्लाइमेट के बाद हमें मिनरल्स के बारे में समझना है, मिनरल्स के बाद हमें पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है कि इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। इसके साथ साथ जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में वेजिटेशन भी आ जाता है। वेजिटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स के इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब देखिए, जब हम इस सिलेबस की बात करते हैं तो बट ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ना एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है हमेशा कि सर बुक्स कौन कौन सी हैं जो हम इसको पढ़ने के लिए यूज करेंगे। तो गाइस, अगर हम लोग बुक्स की बात करते हैं फॉर द सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है एनसीईआरटी क्लास 9th के ऊपर। यू हैव टू फोकस अपॉन एनसीईआरटी क्लास 9th। Guys, when we talk about NCERT class 9th, NCERT class 9th gives you a complete introduction about India. ये इंडिया के बारे में आपको एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे देता है। जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ऑल टॉपिक्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट मिनरल्स। इंडिया के मिनरल्स के अलावा सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक में प्रेजेंट है। तो अगर आप एनसीईआरटी क्लास 9th पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। अब गाइस, 9th में जो कुछ भी दे रखा है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं ऐसी। 9th में जो कुछ भी दे रखा है, 9th का ही डिटेल्ड वर्जन is given in your class 11th NCERT वॉल्यूम 2। तो आपको अगर इंडियन ज्योग्राफी समझनी है तो इंडियन ज्योग्राफी को समझने के लिए पहले आपको 9th की एनसीईआरटी समझनी पड़ेगी। और एक बार आपने 9th की एनसीईआरटी पढ़ ली, 9th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको 11th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी वॉल्यूम 2। 11th और 12th में ना 2 वॉल्यूम्स हैं, तो यहां पे आपको वॉल्यूम 2 के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। वॉल्यूम 2 में सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ऑल टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम मिनरल्स एंड पॉपुलेशन। मिनरल्स और पॉपुलेशन के अलावा सारे के सारे टॉपिक्स यहां पर दे रखे हैं। अब मिनरल्स और पॉपुलेशन कहां आएंगे? वो क्लास 12th की एनसीईआरटी में आएंगे। 11th में इतना है, और इसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब अगर हमें इंडियन ज्योग्राफी समझनी है और अच्छे से, फिर हमें, जब हमने ये पढ़ लिया, 9th की एनसीईआरटी पढ़ ली, 11th की वॉल्यूम 2 पढ़ ली, इसके बाद हमें पढ़नी पड़ेगी क्लास 10th की एनसीईआरटी। जब हम क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें इंडिया का एग्रीकल्चर आ जाएगा, इंडिया के मिनरल्स आ जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें क्लास 10th की एनसीईआरटी में है। हाँ, यहां पर प्रीलिम्स के सिलेबस में भी मैं लिखना भूल गया हूं गाइस, यहां पर एग्रीकल्चर भी आएगा। ओवर हियर एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो गाइस, जो एग्रीकल्चर और मिनरल्स हैं वो हमें कहां मिलेंगे? क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिलेंगे। और इसी का जो डिटेल्ड डिस्कशन है ये हमें मिलेगा क्लास 12th की वॉल्यूम 2 में। तो क्लास 12th की वॉल्यूम 2 में जो कुछ भी हमने 10th में पढ़ा है उसका एक डिटेल डिस्कशन हमें मिल जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझिए, पहले आप पढ़ेंगे 9th के बाद आप पढ़ेंगे 11th वॉल्यूम 2, उसके बाद आप पढ़ेंगे 10th, और उसके बाद यू विल रीड 12th वॉल्यूम 2। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए पहला व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एनसीईआरटीज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मिस नहीं करना है। पहले ऐसा होता था कि प्रीलिम्स के ज्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में से आते थे। अब डायरेक्टली एनसीईआरटी में से तो नहीं आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बेस मिल जाता है, आपको एक पूरा का पूरा जिसे कहते हैं बैकग्राउंड मिल जाता है, और फिर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को रिलेटिवली इजीली डील कर सकते हैं। तो ये तो आप हमारी पहली बात है, ये तो बात है इंडियन ज्योग्राफी की।
अब इंडियन ज्योग्राफी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रीलिम्स का सिलेबस आता है दैट इज अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी. So over there we are talking about world geography, and when we are talking about world geography, guys, world geography में आपको मेजरली फोकस करना है रीजनल ज्योग्राफी के ऊपर. यूपीएससी जो आपको सिलेबस देता है उस सिलेबस में इट मेजरली फोकसेस अपॉन रीजनल ज्योग्राफी. तो व्हाट इज रीजनल ज्योग्राफी? रीजनल ज्योग्राफी इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, economic activities and demography. demography का मतलब होता है population. of various continents. तो हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की फिजिकल फीचर्स समझने हैं, हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझने हैं, और हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझना है. अब गाइस ये वैसे तो 6 to 8 की एनसीईआरटी में दे रखा है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, बट 6 to 8 की जो एनसीईआरटीज है ना वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा पढ़ने के लिए. दे आर वेरी बेसिक, ये बहुत ज्यादा बेसिक हैं. मतलब ये एक्चुअली में यूपीएससी लेवल से बिल्कुल भी जिसे कहते हैं राब्ता नहीं रखती हैं. दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद द यूपीएससी लेवल. तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं, इट इज कंप्लीटली अप टू यू, बट आई विल नॉट सजेस्ट इट. ये जो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी डिस्कशन है ये सारा का सारा डिस्कशन डिटेल में हम लोग क्लासेस में करेंगे. तो इसके लिए कोई खास रेफरेंस बुक नहीं है जो मैं आपको बता दूं, लेकिन आज 6 to 8 की एनसीईआरटी में अलग अलग क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं. किसी में नॉर्थ अमेरिका दे रखा है, किसी में एशिया दे रखा है, किसी में साउथ अमेरिका, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू वांट यू कैन रीड दैट, बट इट इज नॉट माय सजेशन दैट यू शुड रीड इट. इट्स वेरी बेसिक. हाँ, अब वर्ल्ड रीजनल के अलावा जो लास्ट हमारा पोर्शन बचता है प्रीलिम्स के सिलेबस से रिलेटेड, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी. अब गाइस जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर. तो इसमें हम लोग 3 पार्ट्स पढ़ते हैं. एक जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, एक क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, एक ओशनोग्राफी पढ़ते हैं. वेयर जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंड, climatology is the study of the atmosphere, and oceanography is the study of the hydrosphere. अब ये है ट्रिकी पार्ट. ट्रिकी पार्ट क्यों, मैं आपको बता देता हूं. ट्रिकी पार्ट इस वजह से क्योंकि ये गाइस साइंटिफिक है थोड़ा सा. सो इफ यू हैव बीन साइंस स्टूडेंट, और साइंस स्टूडेंट का मतलब ये है कि जिनके पास +2 में साइंस थी, 11th 12th में साइंस थी. So if you have been science student, then this will be the easier part for you. But if you haven't been the science student, then also यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रीलिम्स में वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछते नहीं. अब जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, then please understand, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो आपकी बाइबल है, जो आपकी गीता है, जो आपकी कुरान है, यानी कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज गाइस क्लास 11th एनसीईआरटी वॉल्यूम 1. वो क्लास 11th की एनसीईआरटी है वॉल्यूम 1. क्लास 11th एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये आसान नहीं है इसे पढ़ना, क्योंकि साइंटिफिक. इसको आपको एटलीस्ट 4 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा अगर आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी है. तो अगर अभी हम सिर्फ प्री के ऊपर फोकस करने की बात करें तो इसे 2 बार पढ़ लीजिएगा. बाकी फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो फिर से हमारे क्लासेस में है. तो ऐसा नहीं है, क्लासेस में मैं आपको इंडियन भी बताऊंगा, वर्ल्ड भी बताऊंगा, फिजिकल भी बताऊंगा, सब बताऊंगा. लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप क्लास में आ रहे हैं तो आप कम से कम एक बार जो भी मैं एनसीईआरटीज आपसे बोल रहा हूं, एनसीईआरटीज को अगर पढ़ लेंगे तो आपको एक ठीक ठाक आइडिया हो जाएगा कि हम क्लासेस में जो भी बात करने वाले हैं वो किस टाइप की बातें करने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग
अपनी क्लासेस को आगे लेके चलेंगे और आपको ना क्लासेस को समझने में भी ज्यादा आसानी होगी इन सिंपल वर्ड्स। तो गाइस ये हमारी सारी की सारी जो है मतलब जिसे कहते हैं सिलेबस के पार्ट्स हैं और ये हमारी स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा पढ़िएगा ही। अच्छा, इसमें एक बात और, जो क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी में आपका एक टॉपिक आता है, मैं इधर अलग से लिख देता हूं इस टॉपिक को, और इस टॉपिक का नाम है ग्लोबल, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा पर इसका नाम है ग्लोबल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं ग्लोबल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आपको, तो ये ग्लोबल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दो टाइप के हैं, एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, एक नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन वो आपको प्रीलिम्स के लिए खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो ग्लोबल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो आपको पढ़ना है जीसी लियोंग में से। एक बुक आती है ज्योग्राफी की, सर्टिफिकेट ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी, रिटन बाय एन ऑथर, साउथ ईस्ट एशियन ऑथर, जिनका नाम है जीसी लियोंग। जीसी लियोंग से अगर आप सिर्फ ये वाली चीज पढ़ लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपसे एक बात साफ कहता हूं, जीसी लियोंग से जियोमॉर्फोलॉजी मत पढ़िएगा। जियोमॉर्फोलॉजी उसमें बहुत कंफ्यूजिंग है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एनसीईआरटी बेटर है जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। एनसीईआरटी से पहले आप क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक्स पढ़िएगा और जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है वो आप एनसीईआरटी में छोड़ दीजिएगा, और जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है वो आपको किस में पढ़ना है, वो आपको जीसी लियोंग में पढ़ना है। जीसी लियोंग में ना आपको अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो क्लाइमेटिक टाइप्स है ना, वो क्लाइमेटिक टाइप्स आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसे इस तरीके से समझिए। अगर हम अपना सिलेबस और बुक्स का डिस्कशन रैप करें तो इसे आप इस तरीके से समझिए। आपके सिलेबस के 3 पार्ट्स, इंडियन, वर्ल्ड, फिजिकल। इंडियन आपको पढ़नी है एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी आपको मेजरली इंडियन बताएंगी, इसमें आपको 9th की एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर 11th की वॉल्यूम 2 पढ़नी है, फिर 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर 12th की वॉल्यूम 2 पढ़नी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है वर्ल्ड। वर्ल्ड 6 to 8 की एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत बेसिक दे रखा है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सारी की सारी बातें क्लास में करेंगे। तीसरी चीज फिजिकल। फिजिकल साइंटिफिक है, फिजिकल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिजिकल में हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, 11th की वॉल्यूम 1 पढ़नी है, जो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी के लिए। अब 11th की वॉल्यूम 1 डिफिकल्ट है, वो आपको 3-4 बार पढ़नी पड़ेगी, उससे आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। प्री के जो भी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हम यहां पर क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ने सारी की सारी एनसीईआरटीज के नाम ले लिए लेकिन 12th की वॉल्यूम 1 का नाम मैंने नहीं लिया। मैं 12th की वॉल्यूम 2 बताइए आपको 10th के बाद, 11th की वॉल्यूम 1 बताइए लेकिन 12th की वॉल्यूम 1 नहीं बताइए। 12th की वॉल्यूम 1 इज ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी टेक्निकली आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं। तो 12th की वॉल्यूम 1 जो है वो आप छोड़ सकते हैं अभी प्रीलिम्स के लिए, वो करने की आपको कोई खास जरूरत नहीं। तो ये कहानी है जो सबसे पहले हमें सिलेबस और साथ में बुक्स के बारे में पता होनी चाहिए। अब गाइस इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा था, हमें चाहिए मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स, और जब हमें मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि यूपीएससी आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। यूपीएससी के जिसे हम लोग कहते हैं रेकरिंग थीम्स कौन से हैं। रेकरिंग थीम्स का मतलब टॉपिक्स जिनसे मेजरली क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हमें यह पता, और यह पता तभी लगेगा अगर हम प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज करेंगे तो अगर हमें यह पता हो कि कौन कौन से हमारे रेकरिंग थीम्स हैं, तो इन रेकरिंग थीम्स को कंसिडर करके हम डेफिनेटली ये वाली बात पता लगा सकते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और अगर हम उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेते हैं तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस अगर हम पिछले 4 साल के पेपर्स का एनालिसिस करते हैं
if we analyze papers from the past 4 years, यानी कि अगर हम PYQs का एनालिसिस करते हैं प्रीलिम्स में 2020 का, 2021 का, 2022 का और 2023 का, अगर हम ये एनालिसिस करते हैं तो गाइस इस एनालिसिस में हमें सबसे पहले ये वाली बात समझनी है कि हमसे ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम देखते हैं तो 2020 में हमसे 16 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी से, 2021 में हमसे 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2022 में हमसे 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2023 में हमसे 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी कि जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आ रही है, ज्योग्राफी इज मोर और लेस 15 क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स। 15 क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीलिम्स में मोर और लेस ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, 2-3 ऊपर 2-3 नीचे हो जाते हैं। इसके ये आपको एक सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसमें अपना टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। कि मान लीजिए हिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं और ज्योग्राफी से 15 आ रहे हैं और पॉलिटी से 20 आ रहे हैं और इकोनॉमी से 15 आ रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है। अब हिस्ट्री से अगर 25 आ रहे हैं और ज्योग्राफी से 15 आ रहे हैं तो बट ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री की तरफ ज्यादा टाइम डिवोट करना है और ज्योग्राफी की तरफ थोड़ा कम टाइम डिवोट करना है, दैट इज। तो ज्योग्राफी इज गिव और टेक 15 क्वेश्चंस। अब अगर हम थीम्स की बात करते हैं कि मेजरली कौन कौन से थीम्स पूछे गए हैं आपसे, तो 2020 में गाइस आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो वर्ल्ड की रिवर्स के बारे में पूछे गए थे। ये आप चेक कर सकते हैं अपने PYQs देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। इंडिया के मिनरल्स के बारे में पूछे गए थे और इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पूछे गए थे। ये मेजर थीम्स थे, वर्ल्ड रिवर्स, इंडियन मिनरल्स और इंडियन एग्रीकल्चर, जहां से क्वेश्चंस आए थे। इसी तरीके से अगर हम 2021 को देखते हैं तो 2021 में जो मेजर क्वेश्चंस पूछे गए थे वो फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे गए थे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी में से। इसके बाद एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसके बाद इंडियन रिवर्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फिजिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर और इंडियन रिवर्स ये मेजर थीम्स थे और एग्रीकल्चर में इंडिया, जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे 2021 में। अब 2022 की बात अगर हम लोग करते हैं तो 2022 में गाइस फिर से क्वेश्चंस फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे गए थे। फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए थे और इंडियन एग्रीकल्चर के साथ साथ एक नई चीज यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस करी जो इस बार भी यानी कि 23 के पेपर में भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट रही, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्लेसेस इन न्यूज। न्यूज में जो प्लेसेस रहे पिछले 1 साल में उनकी लोकेशंस एक्सेट्रा जो हैं वो मैप पे पूछी गई हैं। तो ये हमारे मेजर थीम्स। इसके बाद 23 की बात करते हैं तो 23 में फिर से फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चंस पूछे गए। यानी कि आप एक चीज देख रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से इस चीज को देखेंगे 22 और 23 के जो थीम्स हैं वो थीम्स बिल्कुल सेम है। तो अब अगर हम इन पिछले 4 साल के पेपर्स को एनालाइज कर लेते हैं, आपको एक चीज दिखेगी। इफ वी विल एनालाइज दी पेपर्स तो गाइस आपको सबसे पहली चीज क्या दिखेगी, इंडियन एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो सब में कॉमन रहा है। यानी कि अगर हमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आंसर करना है तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आंसर करने के लिए हमें इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दूसरा एक टॉपिक जो काफी ज्यादा जिसे कहते हैं रिकरिंग रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी भी काफी रिकरिंग टॉपिक रहा है।
फिजिकल ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस लगातार पूछे गए। और इसके बाद पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे गाइस, पिछले 2 सालों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रॉम प्लेसेस इन न्यूज। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम रिकरिंग टॉपिक्स की बात करते हैं तो रिकरिंग टॉपिक्स में एक टॉपिक आ जाता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी इज अ रिकरिंग टॉपिक। तभी मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था 11th की जो वॉल्यूम 1 की एनसीईआरटी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो टॉपिक आ जाता है दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी रिकरिंगली क्वेश्चंस आते हैं। और अभी रिसेंट टाइम्स में जो लास्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है दैट इज प्लेसेस इन न्यूज। तो अब ये सोचिए, अगर हम सिर्फ इन 3 टॉपिक्स के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस कर लेते हैं तो ये 3 टॉपिक्स ही काफी अच्छी तरीके से हम लोगों को जो भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस में से ज्यादातर क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप सारे क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे, लेकिन ये सोचिए इन 3 टॉपिक्स यानी कि मिनिमम एफर्ट के बावजूद आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो ये गाइस, ये हमारा मतलब जिसे कहते हैं ना, ये फायदा होता है अगर हम अपने PYQs को एनालाइज करते हैं, अगर हमें ये पता लगता है कि कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, वो भी इस टाइप का एनालिसिस देते हैं। आपको मेरा ये मानना है हर सब्जेक्ट में इस तरीके का एनालिसिस पता होना चाहिए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग बेटर रिजल्ट्स, इन स्कोरिंग मोर इन योर प्रीलिम्स। तो गाइस, एक बात तो ये है। अब एक लास्ट बात है बस छोटी सी जो मुझे आपसे करनी। गाइस, लास्ट बात ये है कि हमें ना, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं आजकल स्पेसिफिकली अगर हम लोग प्रीलिम्स को देखते हैं तो यूपीएससी जो प्रीलिम्स है उसको काफी ज्यादा करंट बेस्ड कर रहा है। तो यहां पर हमें यह वाली बात समझनी है कि अगर हमें किसी भी टॉपिक को समझना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से समझना है और इनफैक्ट मेंस के भी पर्सपेक्टिव से समझना है, तो इसमें एक बात और समझनी पड़ेगी और वो ये समझना पड़ेगा कि हमें कोई भी अगर करंट सिनेरियो पढ़ रहा है तो उस करंट सिनेरियो को अपने टॉपिक से कोरिलेट करके पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय मॉनसूनल सीजन चल रहा है और इस बार इंडियन मॉनसून्स को लेके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे तो आपने ये तक पढ़ा होगा कि इनफैक्ट आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी वाली बात कह रहा है कि दिस टाइम द मॉनसून हैज शोन वेरी यू कैन से weird और uncommon scenarios which are even beyond their understanding। मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी में जो एक चीज अब की बार हम लोगों को देखने को मिली वो ये देखने को मिला कि मॉनसून्स का जो ऑनसेट था वो ऑनसेट डिले हुआ। और अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो ऑनसेट डिले हुआ है, ये ऑनसेट डिले एक साइक्लोन जो आया था अरेबियन सी में, गुजरात पे उसका लैंडफॉल हुआ था, यानी कि गुजरात की कोस्ट को उसने हिट किया था, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था बिपार जॉय की वजह से हुआ है। अब बिपार जॉय की वजह से किस तरीके से मॉनसून का ऑनसेट डिले हुआ है, किस तरीके से इस बार मॉनसून इंडिया में आने में लेट हो गया है, ये सारा का सारा सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम लोग किसी भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी करंट सिनेरियो है तो उस करंट सिनेरियो को हमें जरूर समझना है। क्योंकि देखिए, अब जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इन नटशेल बता दूं बस, और प्रीलिम्स के इतना ही जरूरी होता है। बिपार जॉय आया, गुजरात पे रेनफॉल हुआ, हम सब जानते हैं रेनफॉल होता है तो टेम्परेचर कम हो जाते हैं, टेम्परेचर कम हुए, कोई भी चीज जब कूल डाउन होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब टेम्परेचर्स कम हुए तो एयर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसी को हम लोग हाई प्रेशर कहते हैं। तो बिपार जॉय ने क्या किया, गुजरात पे एक हाई प्रेशर बना दिया। अब ये जो हाई प्रेशर है, यहां से विंड्स हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, तो विंड्स ने यहां से बाहर की तरफ निकलना शुरू किया, तो गुजरात से विंड्स किस डायरेक्शन में फ्लो करने लग गई, अरेबियन सी के डायरेक्शन में फ्लो करने लग गई। और मॉनसून्स कहां से आते हैं, मॉनसून्स अरेबियन सी से लेकर इंडिया की तरफ आते हैं। तो ये जो विंड्स गुजरात से लेकर अरेबियन सी की तरफ मूव कर रही थी, इन विंड्स ने
कौन सी विंड्स को काउंटर किया? मॉनसूनल विंड्स को काउंटर किया, और जब तक ये विंड चलती रही तब तक मॉनसून्स आगे नहीं बढ़ पाए इंडिया की तरफ, और इस वजह से मॉनसून्स इंडिया में आने में डिले हो गए। सिंपल, इतना सा डिस्क्रिप्शन। अब इसको आप जितना चाहें उतना साइंटिफिक कर सकते हैं, लेकिन यहां प्रीलिम्स में, इनफैक्ट मेंस में भी आपको कोई चीज ज्यादा साइंटिफिक करनी ही नहीं। साइंटिफिक चीजें जो हैं वो सिर्फ ऑप्शनल के लिए छोड़नी है। तो सिर्फ इतनी सी चीज हुई थी, और इसी बात के ऊपर आप लोगों ने आजकल बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। इसी तरीके से एक चीज और हुई, अब की बार हालांकि एल नीनो हुआ है, और एल नीनो में इंडिया में बारिश कम होती है, लेकिन तब भी जो हमारी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, इनफैक्ट दिल्ली भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिला। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि एक तो इंडियन मॉनसून्स की वजह से क्लाउड्स यहां पर आए, और एक और चीज होती है, आप लोगों ने शायद उसका नाम सुना होगा, जिसे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के भी क्लाउड्स आए, और ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, यहां पर इंडियन मॉनसून्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के क्लाउड्स का कन्वर्जेंस हो गया, और इस कन्वर्जेंस की वजह से इन रीजन्स में ज्यादा रेनफॉल हुआ। तो अभी जो हम लोगों को ये नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल देखने को मिल रहा है, ये रेनफॉल सिर्फ मॉनसून्स की वजह से नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी रोल है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपको प्रीलिम्स के लिए जरूर पता होनी चाहिए। इससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस, इतनी कहानी है जो हम लोगों को सबसे पहले समझनी है। सबसे पहले सिलेबस हम लोगों को कंप्लीट होना चाहिए, फिर हमें बुक्स का ऑर्डर कंप्लीट होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, फिर हमें यह पता होना चाहिए कि जब हम बुक्स की बात कर रहे हैं तो जीसी लियोंग में से हमें सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, गाइस, फिजिकल ज्योग्राफी के जो तीनों टॉपिक्स हैं ना, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और क्या कहते हैं, सॉरी, ओशनोग्राफी, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे क्लाइमेटोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी इसलिए हम जीसी लियोंग से भी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी से तो पढ़ेंगे, 2 बुक से पढ़ लेंगे, हमारी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आपको यह समझना है सिलेबस क्या है, बुक्स क्या क्या है, फिर आपको ये थीम जरूर समझने हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगा है, कौन से 3 सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, इसमें भी एक बात, इंडियन एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आज की डेट में करंट बेस्ड होने लग गए हैं। अगर कोई नई स्कीम आएगी इंडियन एग्रीकल्चर को लेके, अगर कोई नया क्रॉपिंग पैटर्न आएगा, तो इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी एग्रीकल्चर में, कोई नई टाइप का फर्टिलाइजर आएगा, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप अपने फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक्स को ब्रशअप कर लेते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर के बेसिक्स को ब्रशअप कर लेते हैं, करंट में भी इंडियन एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है उसके बारे में पता लगा लेते हैं, और जो भी प्लेसेस इन न्यूज हैं उनके बारे में आपकी अच्छी खासी नॉलेज है, तो यहाँ से आपकी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। और जैसा मैंने वो बिपार जॉय और इंडियन मॉनसून्स में अभी जो नॉर्दर्न स्टेट्स में हैवी रेनफॉल हो रहा है उसका एग्जांपल दिया, ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। तो इतनी कहानी है गाइस ज्योग्राफी की जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मेरा काम ये है कि मैं आपके लिए ज्योग्राफी ईजियर बनाऊं। मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ताकि आपके लिए मैं ज्योग्राफी को ईजियर बना सकूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए ज्योग्राफी को ईजियर बनाऊं। आपको ये करना है कि आपको जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ना है, और बेसिक बुक्स को पढ़ने के बाद जब क्लास अटेंड करनी है तो क्लास में आपको सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में जितना भी प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड है उसे समझने की कोशिश करनी है, और जो चीज़ ना समझ में आए उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चंस पूछने हैं, अपने डाउट्स रिजॉल्व करने हैं। तो गाइस, इतनी कहानी है ज्योग्राफी की जो इन अ नटशेल मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरीके से जो भी चीज़ प्रैक्टिकली हो रही है उसे करंट की चीज़ को हमें अपने कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना है, किस तरीके से हमें पेपर्स को एनालाइज करके थीम्स को समझना है, और कौन कौन से मेजर थीम्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। सो आई गेस it was a somewhat, if not completely, informative session for you. Thank you so much. अब हम लोग क्लासेस में मिलेंगे जब आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस होंगी, then we will start our discussion about geography with respect to UPSC prelims. Thank you guys. Have a nice day. God bless you all.